चरक संहिता का जो पहला अध्याय है उसका जो प्रथम पाद है वो है अभ्य अमलकीय रसायन पादम। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले इसकी हम विषय सूची देख लेते हैं। तो विषय सूची में जब हम देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो इसमें हमें पता चलता है कि हमें पढ़ना है भेषज के पर्याय। भेषज दो प्रकार के होते हैं, अभेषज के भी दो प्रकार होते हैं, सानुबंध और अनुबंध। साथ में रसायन वाजीकरण, उसके बाद रसायन के गुण, रसायन की परिभाषा, वाजीकरण की परिभाषा, रसायन वाजीकरण का प्रथम वर्णन जो है प्रारंभ करने का। साथ में आभेषज असेव्य क्यों हैं ये बताते हैं इसमें। फिर इसी में एक चैप्टर को दो भागों में बांटा है, जैसे कि इसमें पहला जो भाग है वो है भेषज प्रकरण का, और जो दूसरा भाग है वो है द्विविध रसायन प्रकरण का। तो हमें याद रखना है और हम ऐसे ही पढ़ेंगे। इसमें आता है कुटी निर्माण करने की विधि और स्थान, कुटी में प्रवेश करने की विधि, रसायन प्रयोग से पहले संशोधन के औषध, हरितकी के गुण, हरितकी सेवन के अयोग्य व्यक्ति, आंवले के गुण कर्म, और हरितकी और अमलकी के विषयक उपसंहार, हिमालय उत्पन्न जो औषधि होती हैं वो श्रेष्ठ क्यों होती हैं, प्रथम ब्रह्म रसायन, द्वितीय ब्रह्म रसायन से लाभ, च्यवनप्राश के गुण। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अम्लक रसायन, उसके बाद हरितकीय आदि रसायन, और फिर हरितकीय आदि योग और रसायन का महत्व इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, जो कि भेषज प्रकरण आज हम चालू कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे जो चैप्टर 1 है या अध्याय 1 है उसके 4 पाद हैं। तो 4 पाद के नाम याद करने के लिए हम आपका या फिर आ करके ऐसा हम याद करते हैं। तो इससे आ से हो जाता है अभ्यामलकी, प्रा से हो जाता है प्राणकामी, फिर आता है का से होता है कर प्रचितीय, और फिर से आ आता है जिसका मतलब होता है आयुर्वेद समुत्थानीय रसायन। तो ऐसे करके ये आ से होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा पहला चैप्टर है उसमें हम बताते हैं कि इसमें हमें मिलता है अभ्य अमलकी का। तो अभ्य और अमलकी मतलब कि इसमें बोला जाए कि हरितकी और आंवले का वर्णन या अभ्य और अमलकी का वर्णन सबसे प्रथम कहाँ आया है, तो आप इसमें बता सकते हैं कि चिकित्सा स्थान के पहले चैप्टर पहले अध्याय के पहले पाद में आया है, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है। इसमें कितने योग होते हैं, तो इसमें 6 योग बताए गए हैं। हर चैप्टर में जितने योग बताए जाएंगे उनको हम पहले ही लिख लेंगे, तो इसमें 6 योग बताए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे चिकित्सा के बारे में बताया गया है कि चिकित्सा का जो अर्थ होता है, यहाँ पे आपको नोट करना चाहिए, वो होता है रोग निवृत्ति जनक व्यापार है, इसका जो अर्थ हम मानते हैं, ठीक है। जिस व्यापार से रोग उत्पन्न ना हो या जिस व्यापार से उत्पन्न रोग शांत हो जाए उसे ही चिकित्सा कहते हैं। तो इसको आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद जब हम नीचे चलते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको एक वर्ड मिलता है कि जो रसायन पाद है उसमें सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे रसायन पाद का वर्णन सर्वप्रथम हरड़ और आंवले का रसायन मिलता है, तो इसे आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो ये देखिए यहाँ पे एक श्लोक है और यहाँ पे भाव प्रकाश ने एक कोटेशन दिया हुआ है कि हरितकी मनुष्याणाम मातेव हितकारिणी। इसका मतलब है कदाचित कुप्यते माता न उदरस्त हरितकी। तो ये जो है कोटेशन ये भाव प्रकाश ने दिया है। तो भाव प्रकाश ने बताया है कि माँ जो हैं उनको आप कुपित कर सकते हो, लेकिन हरितकी को कभी कुपित नहीं करना चाहिए, मतलब हरितकी का सेवन करते रहना चाहिए। हरितकी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्होंने ऐसा कोटेशन दिया है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब आप पढ़ेंगे तो इसमें जो पहला श्लोक है, ये पहला श्लोक है, तो इस पहले श्लोक में बताया गया है कि इसमें जो है हमें 9 नाम बताए गए हैं। इनमें 9 नाम बताए गए हैं। क्या क्या बताए गए हैं, भेषज प्रकरण है तो भेषज के ही पर्याय बताए गए हैं। तो देखिए 9 नाम क्या क्या है, चिकित्सितम व्याधिहरम पथ्यम साधन औषधम प्राश्चितम प्रशमनम प्राकृति स्थापनम हितम। तो यहाँ पे चिकित्सितम व्याधिहरम, ठीक है, फिर है पथ्यम साधन औषध, साधन फिर औषध, उसके बाद है प्राश्चितम प्रशमनम प्राकृति स्थापनम, और एक है हितम। तो ऐसे करके हमें 9 नाम बताए गए हैं, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद इन्होंने विमर्श में सबकी व्याख्या की है जिसको आप पढ़ सकते हैं।
और आपको एक बार पढ़ना भी चाहिए। उसके बाद हम जब इसके दूसरे श्लोक पे आते हैं, जो कि चौथे नंबर का श्लोक है, उसमें बताते हैं, तो इसमें बताते हैं कि भेषजम द्विविधम चातत् स्वस्थ ओजस्य करम किंचित किंचिदतर्स रोगानुत। तो यहाँ पे जो ये रोगानुत है, इसका मतलब होता है कि देखिए यहाँ पे बताया गया है भेषज के दो प्रकार। तो भेषज के दो प्रकार में क्या है कि पहला जो है, जो स्वस्थ व्यक्ति है, ओजस्कर व्यक्ति है, उसके जो भाव हैं उनको उत्तम और बढ़ाने के लिए, मतलब जो व्यक्ति रोग से रहित है उसको और रोग से कैसे रहित या रोग से बच सकता है उसके लिए बताने के लिए। साथ में जो दूसरा है कि रोगानुत, रोगानुत मतलब जो रोगी व्यक्ति है उसका रोग हमें दूर करना है। तो ऐसे दो प्रकार के भेषज होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद तो सुश्रुत ने कहा है कि नाना औषधि भूतम जगति किंचित द्रव्य उत्पलम। तो यहाँ पे जो इन्होंने ये कोटेशन दिया हुआ है, इसका मतलब है कि संसार में ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है जिसको औसत की पद की संख्या या औसत पद ना कहा जा सके। उसके लिए उन्होंने तीन भेद भी बताए, जैसे कि है किंचित दोष प्रशमनम, किंचित धातु प्रदूषम, और फिर स्वस्थ वृत्तम। ये जो है ये तीन उन्होंने त्रिविध द्रव्यम उच्चतम ऐसा करके उन्होंने बताया है, ठीक है। तो इसे भी आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आ भेषज के बारे में उसके बाद बताया इन्होंने। तो आ भेषज को भी, जैसे भेषज को दो प्रकार में बांटा था, वैसे आ भेषज को भी दो प्रकार में बांटा है। तो आ भेषज में कहते हैं कि आचार्य कहते हैं आ भेषजम चा द्विविधम बंधनम सा अनुबंधनम। मतलब कि जो आ भेषज है वो भी दो हैं, और उसको एक को कहते हैं बंधन या बंधनम, या दूसरे को कहते हैं सानुबंधन। तो इसका मतलब क्या है कि जो तत्काल में कष्ट पहुंचाए या जो तत्काल में उपद्रव करे उसको हम बंधन कहते हैं। साथ में जो कालांतर में मतलब कुछ समय बाद, उसे हम सानुबंध कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा जैसे कि जो विष है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, विष है वो तत्काल में हानि करता है, तो उसका हो जाता है कि वो तत्काल मतलब कि बंधन है। जबकि दूषी विष है, दूषी विष कहने का मतलब है कि जो चीरकारी अवस्था में हमें कष्ट पहुंचाए, तो उसको हम सा अनुबंध के नाम से कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा 5वें नंबर का श्लोक है, उसमें रसायन और वाजीकरण के बारे में आचार्य बताते हैं कि स्वस्थस्य ओजस्करम यत्तु यत्तद रसायनम यत्तु यत्तद वृश्यम तद रसायनम प्राणः प्रायेण रोगाणाम द्वितीय प्रशमे मताम प्रायः शब्दो विषयार्थो है उभयम उभय अर्थकृतः। तो इसका मतलब देखिए, इसका तो देखिए यहाँ पे बताते हैं आचार्य की जो स्वस्थ और ओजस करे, ठीक है, किसी मनुष्य में जो स्वस्थ और ओजस्कर करे, स्वस्थ मनुष्य में, उसको हम कहते हैं रसायन और वाजीकरण। तो उसको रसायन भी और वाजीकरण भी। लेकिन जो दूसरा लाइन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं कि यहाँ पे प्रायेण रोगाणाम द्वितीय प्रशमे मताम, मतलब जो द्वितीय औषधि है, तो चरक के अनुसार द्वितीय कौन सा है, तो रसायन है। तो वो कहते हैं कि जो रसायन है वो रोगों को शांत करता है, ठीक है, उसको ऐसा बताया गया है। जबकि अलग अलग आचार्यों के अनुसार आपको अलग अलग वो मिलेगा, ठीक है। जैसे कि हम जैसे ही यहाँ पे द्वितीय जो हमारा ये है, इसको इन्होंने चरक ने कुछ और बताया। फिर देखिए द्वितीय शब्द का अर्थ चक्रपाणी ने क्या लिया है, चक्रपाणी ने लिया है स्वस्थस्य ओजस्करम, और दूसरा जो लिया है वो अर्थस्य रोगानुत। तो ये चौथे नंबर श्लोक में भी हमें मिलता है। जब आप पीछे जाएंगे तो वहाँ पे भी हमने बात की थी रोगानुत की। तो सेम चीज़ है, यहाँ पे इन्होंने रोगानुत को लिया है, ठीक है। जबकि जो हमारे गंगाधर हैं वो रसायन को मानते हैं कि जो दूसरा कहा गया है वो दूसरा रसायन का ग्रहण किया है, ठीक है। तो यहाँ पे चक्रपाणी इसको लेके बताते हैं, अपने मत को लेकर वो कहते हैं कि अगर हम उसे रोगानुत मान रहे हैं तो चक्रपाणी कहते हैं कि छत छीड़ में प्रयुक्त जो सर्पी गुड़ है वो रसायन भी है और वाजीकरण भी है। जबकि जो पांडु में प्रयोग योगराज है और जो काश में प्रयोग अगस्त्य हरित की है वो सिर्फ रसायन है।
तो इसका फिर क्या महत्व होगा, ऐसा उन्होंने कहा है। तो जैसे कि अम्लकी है, हरितकी है, भल्लातक है, च्यवनप्राश है, जैसे रसायन जो है वो रोगों को दूर करने के लिए नित्य ही प्रयुक्त होते हैं, ऐसा बताया है चक्रपाणि ने। तो चक्रपाणि ने माना है अर्थस्य रोगानुत, ठीक है। और जो गंगाधर है उन्होंने भी रसायन माना है, और जो चरक है उन्होंने भी रसायन माना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे एक और कोटेशन जो दिया गया है कि जो छीड़, जैसे कि जो छीड़ चिकित्सा है उसमें हम क्या यूज करते हैं, तो सर्पी गुड़ को, जो कि रसायन और वृक्ष दोनों के लिए बताया गया है। लेकिन जब पांडु रोग होता है तो उसके लिए योगराज, और काश चिकित्सा में अगस्त हरित की, जो कि हमने पढ़ लिया, जो कि सिर्फ केवल रसायन ही कहा जाएगा, ऐसा कहा है। इसके बाद 7वां और 8वां नंबर का श्लोक जिसमें कि रसायन के गुण बताए हैं उन्होंने। तो देखिए दीर्घम, तो इसमें कहते हैं कि दीर्घम आयु स्मृतिम मेधाम आरोग्यम तरुणम वयाह प्रभावर्ण स्वर औदार देह इंद्रिय बलम परम वाक्य सिद्धि प्रणितिम कांति लाभंते न रसायनात् लाभोपायो ही सस्ता नाम रसादीनम रसायनम, ऐसा करके कहते हैं। तो आपको लास्ट लाइन तो याद रखनी है कि रसायन का जो हमें मेनली परिभाषा पूछी जाती है तो लाभोपायो ही सस्ता नाम रसायदीनम रसायन नाम, और आप अगर पूरा याद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें देखिए वो कहते हैं कि जो मनुष्य अगर कामना करता है, जो रसायन का सेवन करते हैं तो उनको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं इसमें। तो देखिए दीर्घ आयु, स्मृति मिलती है, फिर मेधा है, आरोग्य रहते हैं, तरुणम वया, ठीक है। उसके बाद प्रभा वर्ण स्वर जो है, देह इंद्रिय बलम परम, अभी आप इसको याद रखिए कि देह इंद्रिय बलम परम, अभी रसायन की बात कर रहे हैं, जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक जगह और ऐसा ही कोटेशन आएगा, वो भी मैं आपको याद दिलाऊंगा। साथ में है वाक सिद्धि, फिर है प्रणितिम कांति, कांति मिलती है, और इससे रसायन से ये सब चीज़ें हमें लाभ में मिलती है। लाभो उपायो ही सस्ता नाम रसाद, तो ऐसे हमें उपाय करने चाहिए जिससे कि हमें ये सब प्राप्त हो। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए रसायन की परिभाषा में उन्होंने अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग मत दिए हैं। तो जैसे कि जो सारंगधर हैं वो तो ये कहते हैं कि रसायनम चा तज्य यद जरा व्याधि नाशनम, मतलब जो जरा और व्याधि को नाश करेगा उसी को हम रसायन कहेंगे। तो सारंगधर जो है थोड़ा सा उन्होंने इसमें अपनी टिप्पणी की है, तो इसको आपको याद रखना है कि रसायनम चा तज्जेयम यद जरा व्याधि नाशनम, ये सारंगधर का कोटेशन है कि जरा और व्याधि को है दोनों सेम चीज़ें, बस थोड़ा सा वर्डिंग का डिफरेंस है, ठीक है। तो इसे आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगले वाले श्लोक में ये है वाजीकरण की परिभाषा। तो इसमें बोलते हैं कि अपत्य संतान करम यत साध सन प्रहर्षणम वाजीबती वलो एन यत प्रतिहत स्त्रियाः। तो इसका मतलब होता है कि अपत्य संतान, मतलब कि जो संतान की इच्छा करना चाहते हैं, जैसे कि पुत्र पौत्र या प्रपौत्र, जैसे कि पोता या तो इनकी जो कामना करते हैं उनके लिए है सद्य प्रहर्षणम। यहाँ पे प्रहर्षणम का मतलब है, मीनिंग है कि हर्ष उत्पन्न करने वाले, उनके लिए आया है। फिर जो यहाँ पे वाजी वर्ड है वो घोड़े से रिलेटेड है, जो घोड़े की तरह वेग वाले बनना चाहते हैं, ठीक है, जो मैथुन शक्ति इतनी ज़्यादा उत्पन्न करना चाहते हैं कि घोड़े के समान मैथुन करने में सहायक हो। साथ में अपत यहाँ पे है यत अप्रतिहत स्त्रियाः। तो यहाँ पे जो ये अप्रतिहत स्त्रियाः है, इसका मतलब होता है कि अप्रतिहत वेग से घोड़े की तरह बलवान जो मैथुन करना चाहते हैं उनकी बात की गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है इसमें है कि भवत्य अति प्रिय स्त्रीणाम एन एन उपचीयते जीर्यते आप्यक्षयम शुक्रम फलवधेन दृश्यन्ते। पे जो भवत्य अति प्रिय स्त्री नाम कहा है, तो जो स्त्री के लिए बहुत ही प्रिय हो, जो यहाँ पे हमने पढ़ा कि अप्रतिहत स्त्रियाः, मतलब जो घोड़े की तरह जो मैथुन करने में समर्थ हो और स्त्री के लिए अत्यंत प्रिय होता है वो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जीर्यते आप आक्षयम शुक्रम, क्या होता है कि जिनका शरीर बहुत पुष्ट है उनके में कभी भी शुक्र का जो है वो क्षय नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका वो दिया गया है। और फल वधेन दृश्यन्ते, मतलब कि जो फल की इच्छा करते हैं उनके में
उत्पत्ति जो संतान वाले होते हैं उनकी बात की गई है। उसके बाद जो अगला है तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि प्रभूत शाखा साखी व एन चैत्य यथा महान चैत्यो। तो यहाँ पे देखिए ये जो एन चैत्यो वर्ड आया है ये है चैत्य का मतलब होता है कि जो गांव में आपने देखा होगा कि किसी वृक्ष के भगवान मान के जो पूजा की जाती है उसके लिए ये वर्ड आया है। और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि प्रभूत शाखा साखी व, इसका मतलब है कि उनकी बहुत सारी संतान जो कि शाखा के रूप में हमको मिलती हैं। उसके बाद अगला लाइन है भवत भवतश्चर्यो बहुमता प्रजा नाम सु बहु प्रजा। मतलब जो उनका बहुमता मतलब उनकी जो प्रजा है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी उनकी जो, इसीलिए ये वर्ड आया है कि प्रजा मतलब संतान जो है वो बहुत सारी होंगी, इसलिए ये वर्ड आया है। जिस प्रकार शाखा एक पेड़ की बहुत सारी शाखाएं होती हैं उसी प्रकार उनकी भी संतान बहुत सारी हो जाएंगी। जो इसकी लास्ट लाइन है वो बहुत काम की है कि संतान मूलम ये नेहा प्रेत्य च अन्यत्य अन्यताम अश्नुते यशाह श्रिया बलम पुष्टिम वाजीकरणम एम तत्। तो ये जो है इस लाइन को आपको याद रखना चाहिए कि जो, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो संतान उत्पत्ति करने का जो मूल है वो कौन है, वाजीकरण ही है। ठीक है, यहाँ पे जो इन्होंने ये कोटेशन दिया है साथ में उससे हमको और किस चीज़ की प्राप्ति होती है, तो यहाँ पे कहा है उन्होंने कि यश है, ठीक है, बल है, पुष्टि है और वाजीकरण से ये सब चीज़ें हमें मिलती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कीर्ति है ये सब चीज़ें हमें इसमें मिलती हैं। इसके बाद यहाँ पे जो इन्होंने, आपको एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि यहाँ पे चरक ने यूज़ किया है बहुप्रजा, ना कि सुबहुप्रजा शब्द का यूज़ किया है, तो इसको आपको याद रखना चाहिए। इसका मतलब है कि संतानों की संख्या के बारे में उन्होंने बताया था, तो वही चीज़ है। साथ में यहाँ पे वाजीकरण शब्द की जो व्युत्पत्ति होती है वो आपको याद रखनी चाहिए। वो कहते हैं कि शुक्रम ना वजम आवजम वाजी क्रियते इति वाजीकरणम। इसका मतलब है कि जो शुक्र की उत्पत्ति है, अगर किसी पुरुष के उसमें शुक्र नहीं बन रहा है, शुक्र छेड़ है, तो उसके शरीर में शुक्र को उत्पन्न करना, उसी को हम वाजीकरण कहते हैं। और उसी से फिर सभी चीज़ की उत्पत्ति, जैसे कि उत्तम जो है संतान की प्रक्रिया मानी गई है इसमें। ठीक है, ये कहा गया है। इसके बाद जो हम अगला पढ़ते हैं तो अगला श्लोक है हमारा कि स्वस्थस्य ओजस्करम तवेतद द्विविधम प्रोक्तम औषधम तद व्याधि निर्घातकरम वक्ष्यते तज चिकित्सिते चिकित्स अर्थ एता अवान विकाराणाम यद औषधम रसायन विधि च अग्रे वाजीकरणम एव च। तो इसका वो कह रहे हैं, आचार्य कह रहे हैं कि अभी हमने जो पढ़ा उसमें हम अब रसायन और वाजीकरण का वर्णन प्रारंभ करेंगे, जिसमें कि हमने दो विध औषध का इसमें बताया गया है, स्वस्थ रखने के लिए और ओजस कर रखने के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो बताया गया है आपको ये चीज़ें याद रखनी है। तो यहाँ पे दो उसका वो किया गया है और उन्होंने बताया है कि जो वाजीकरण है उसको हम पहले जो रसायन है विधि उसको हम आगे पहले बताएंगे और वाजीकरण उसके बाद। तो इसलिए सबसे पहले हमें रसायन पढ़ने को मिलता है, इसमें उन्होंने बताया है। अच्छा, ये किस न्याय के अकॉर्डिंग है, तो देखिए यहाँ पे एक जो हमको याद रखना है कि यहाँ पे सूची कटाह न्याय, ये जो है इसके अकॉर्डिंग है। तो इसमें हमें क्या मिलता है, तो देखिए ये जो होती है सूची का मतलब होता है सुई और जो कटा का मतलब होता है कड़ाही। तो इसमें क्या होता है कि इसमें थोड़ी छोटी सी कहानी है कि एक आदमी कढ़ाई के लिए जाता है उसके पास। ये प्रकरण क्यों आया है उसके पीछे ही कहानी है कि एक आदमी जो है सबसे पहले सुई कढ़ाई बनवाने के लिए एक लोहार के पास जाता है और फिर एक आदमी जो दूसरा आदमी होता है वो सुई के लिए उसी लोहार के पास जाता है। तो क्या होता है कि जो सुई है वो जल्दी बन जाती है, लेकिन कढ़ाई वाला तो पहले आया हुआ है, तो इसलिए वो जो सुई वाले को है वो, जबकि वो दूसरे नंबर पे आया था, लेकिन फिर भी वो सुई को पहले बना के दे देता है। उसी प्रकार यहाँ पे बताया गया है कि जो वाजीकरण और रसायन में हम पहले इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो है ये महाफलदायी है
और बाकी जो डिजीजेस हैं, जो बाकी जो हमारी व्याधियां हैं, उनको हम इसके बाद पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सुई को जो आप लेंगे वो लेंगे आप रसायन और वाजीकरण के लिए, और बाकी जो चैप्टर हैं उनको लेंगे आप, कढ़ाई जो ले रहे हैं वो आप बाकी जो हमारी व्याधियां हैं उनके लिए। तो देखिए ये जो है वो रसायन और वाजीकरण का प्रकरण कहाँ कहाँ पे आया है। तो देखिए वाग्भट ने इसे उत्तर तंत्र में 49वें और 50वें अध्याय पे रखा है, जबकि सुश्रुत ने इसे चिकित्सा स्थान में 26वें चैप्टर में उन्होंने 26वें चैप्टर में उन्होंने वाजीकरण को रखा है, और 27 से लेकर 30 तक उन्होंने रसायन की बात की है। तो इसे हमें याद रखना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो देखिए हमारा जो लास्ट श्लोक है वो है कि, तो इसमें बताते हैं कि अभेषजम इति गेयम विपरीतम यद औषधात् तद सेव्यम निसेव्यम तु प्रवक्ष्यामि यद औषधम। तो आचार्य कहते हैं कि जो भेषज है उससे इन जो हम अभी जो पढ़े हैं, जो औषध के विपरीत या भेषज के जो विपरीत हैं, उन्हें हमें, औषध के जो विपरीत हैं उसके जो गुण कर्म हैं उन्हें हमें नहीं खाना चाहिए या नहीं सेवन करना चाहिए। अगर हम सेवन नहीं करेंगे तो हम बीमार भी नहीं होंगे। तो ऐसा वो कहने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ में कह रहे हैं कि आगे जो है मैं अब सिर्फ इन्हीं औषध के बारे में वर्णन किया हूँ। किन औषध के बारे में? जो कि सामान्य गुण धर्म के हों, जो कि धातु का प्रदूषण ना करते हों, ठीक है, तो और जो आरोग्य रखते हों, तो उनकी बात हमारा पहला भेषज प्रकरण कंप्लीट हुआ। अब जो दूसरा वीडियो में आएगा वो होगा द्वैविध रसायन प्रकरण, तो वो दूसरे वीडियो में आएगा। तो बने रहें।